नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 जीव विज्ञान चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गया प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, एक आवृत विजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्म कोविक का विकास होता है। उत्तर, आवृत विजी पादप पुष्पीय पादप हैं। पुष्प एवं रूपांतरित परो है जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। क वाहदल पुंज, इसका निर्माण वाहदल से होता है। ख दल पुंज, इसका निर्माण दल से होता है। ग पुमंग, इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। यह पुष्प का नर जनन चक्र कहलाता है। घ जायंग, इसका निर्माण अंडप से होता है। यह पुष्प का मादा प्रजनन चक्र कहलाता है। पुंकेसर के परागकोश में परागकण मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है। परागकण नर युग्म कोविद कहलाता है। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकांग। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांड कार्य के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंगुड़ित गुरु बीजाणु से मादा युग्म कोविद अथवा भ्रूणकोश का विकास होता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्टिग्मा, एंदर, पेटल, सेटल, फिलामेंट, सीपल, न्यूक्ला, रिफरॉस, एरिया, ओवरी, ओव्यूल। चित्रपुष्प की अनुलंब काट का रेखीय चित्रण। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। उत्तर, लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के मध्य निम्न अंतर हैं क्रमशः। नंबर 1, लघु बीजाणु धानी गुरु बीजाणु धानी। नंबर 1, यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है। नंबर 2, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। नंबर 3, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। नंबर 4, परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं। परागकण नर युग्म कोदभित बनाते हैं। गुरु बीजाणु धानी, यह बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी रहती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है जो मादा युग्म कोदभित बनाता है। इस घटनाओं के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जनन के अंत में लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं तथा गुरु बीजाणु जनन के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दावलियों का सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागकण, बीजाणुजन, ऊतक, लघु बीजाणु, चतुर्थ परागमात्र कोशिका, नर युग्मक। उत्तर, उपरोक्त शब्दावलियों का सही विकासीय क्रम निम्नवत है। बीजाणुजन, ऊतक,
पराग मात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुष्क, परागकण, नरयुग्म। प्रश्न नंबर 4, एक प्रारूपी आवृत्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चलाजा न्यूसेल्स, आउटर इंजेनमेंट, इनर इंजेनमेंट, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्ली, इग एपरेट्स, इंटरजुमेंट्स, चलाजा रेफ्स, हेमेरोसेक। चित्र प्रारूपी आवृत्तबीजी बीजांड का चित्र। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5, आप मादा युग्म कोविद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं? उत्तर, गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है, जो मादा युग्म कोविद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूणकोश के बीजाणधारी ध्रुव पर स्थिर चारों की केंद्र में से 3 केंद्र कोशिकाएं अन्य उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागी सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। चूंकि मादा युग्म कोविद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीजाणुज विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्म कोविद के साथ कोशिकीय 8 न्यूक्लियेट केंद्रीय प्रवृत्ति की व्याख्या करें। उत्तर, आवृत्तबीजी पौधे को मादा युग्म कोविद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुव माइकोपाइल व निभागीय पर पहुंच जाते हैं। द्वितीयक विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 केंद्रिकाएं बन जाती हैं। तृतीयक विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोपाइलर शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं तथा चौथे केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। निभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 एंटीपोडल केंद्रक तथा चौथा केंद्रक निचला ध्रुव केंद्रक का निर्माण करता है। ऊपरी तथा निचला ध्रुव केंद्रक मध्य में आकर संयोजन द्वारा द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। अंड उपकरण के 3 केंद्रकों से मध्य वाला केंद्रक अंड बनाता है। शेष दोनों केंद्रक सहायक कोशिकाएं बनाते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। फंक्शनल मेगास्पोर, फिलीफॉर्म, एपरजेंस, सेनेंजिड, इक सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र भ्रूणकोश की विभिन्न केंद्रीय अवस्थाएं तथा परिपक्व मादा युग्म कोविद। प्रश्न नंबर 7, उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मीलिय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। उत्तर, वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिक्राग अनावृत होते हैं उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण, वायला, ऑक्जेलिस। अनुन्मीलिय पुष्पों में पर परागण नहीं होता है। अनुन्मीलिय पुष्प अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है।
इस प्रकार के पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिक्राग पास पास स्थिर होते हैं। परागकोश के स्फुटित होने पर परागण वर्तिक्राग के संपर्क में आकर परागण करते हैं। अतः अनुमिलियन पुष्प व स्वर परागण ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, पुष्पों द्वारा स्वर परागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दें। उत्तर, पुष्पों में स्वर परागण को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्यनीतियां निम्न है। नंबर 1, स्वयंबद्धता। इस प्रकार की कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिक्राग पर गिरते हैं तो उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण, मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिक्राग पर अंकुरित नहीं होते हैं। नंबर 2, भिन्न काल पक्वता। इनमें नर तथा मादा जनांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं जिनसे स्वर्ण परागण नहीं हो पाता है। उदाहरण, सेक्सीफ्रेंगा कुल के सदस्य। प्रश्न नंबर 9, स्वर अयोग्यता क्या है? स्वयं अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वयं परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती? उत्तर, स्वयं अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिनके फलस्वरूप पौधे में स्वर परागण नहीं होता है। अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। स्वर अयोग्यता 2 प्रकार की होती है। विषमरूपी। इस प्रकार की स्वयं अयोग्यता में एक ही जाति के पौधे के वर्तिक्राग तथा परागकोशों की स्थिति में भिन्नता होती है। अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिक्राग में रुक जाती है। नंबर 2, समकारी। इस प्रकार की स्वर अयोग्यता विरोधी यश अलीस द्वारा होती है। उपरोक्त कारणों के फल स्वरूप स्व अयोग्यता वाली जातियों में स्वर परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न नंबर 10, वैगिक बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? उत्तर, बैगिंग बोरा वस्त्रावरण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागण के ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिक्राग को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत विशुषित पुष्पों को थैली से ढककर उनके वर्तिक्राग को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इन तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागकण व वर्तिक्राग के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। प्रश्न नंबर 11, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। उत्तर, नंबर 1, उत्तर पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है। दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में स्थिर द्वितीय केंद्रक 2 यन से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक निश्चित विजाण में युग्मज प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर, निषेचन के पश्चात विजाण में युग्मज का विकास होता है। विजाण के अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण बनाते हैं। विजाण के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतकवच बनता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। अतः कोमल
बीजाणु कड़ा व शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजाणु के अंदर की कार्य की क्रियाएं रुक जाती हैं तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। इसे युग्मनज प्रस्तुति कहते हैं। बीजावरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुषुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाती है। प्रश्न नंबर 13, इनमें विभेद करें। क, बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिख, ख, प्राकुर चूल तथा मूलाकुर चूल, ग, अध्यावरण तथा बीज चूल, घ, परिभ्रूणपोष तथा फल भित्ति। उत्तर क, बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिख में अंतर। बीज पत्राधार क्रमशः बीज पत्राधार बीज पत्रोपरिख। नंबर 1, बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलाकुर के ठीक ऊपर स्थिर अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। नंबर 2, इनकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है। बीज पत्रोपरिख प्रारूप के ठीक नीचे का भाग बीज पत्रोपरिख कहलाता है। इसकी समाप्ति प्राकुर में होती है। ख, प्राकुर चूल तथा मूलाकुर चूल में अंतर। क्रमशः प्राकुर चूल मूलाकुर चूल। नंबर 1, स्कूटेलम के प्राकुर को ढकने वाली खोखली प्रणी संरचना प्राकुर चूल कहलाती है। यह प्राकुर को ढकती है। मूलाकुर चूल। नंबर 1, स्कूटेमल के निचले भाग में मूलाकुर को ढकने वाली परत मूलाकुर चूल कहलाती है। यह मूलाकुर को ढकती है। ग, अध्यावरण तथा बीज चूल में अंतर। क्रमशः अध्यावरण बीज चूल। नंबर 1, अध्यावरण बीजाणु में पाए जाते हैं। नंबर 2, बीजाणु के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। बीज चूल। नंबर 1, बीज चूल बीज में पाए जाते हैं। नंबर 2, बीजावरण का बाहरी कड़ा आवरण बीज चूल कहलाता है। घ, परिभ्रूणपोष तथा फल भित्ति में अंतर। क्रमशः परिभ्रूणपोष फल भित्ति। नंबर 1, बीजों में उपस्थित शेष बीजाणु काय परिभ्रूणपोष कहलाता है। फल भित्ति। नंबर 1, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फल भित्ति कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? उत्तर, सेब के फल का विकास पुष्पासन से होता है। इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। थैलेमस, ओवरीसीड, एंडोकार्प ए, चित्र ए चित्र बी, एपिकार्प प्लस मेसोकार्प। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र सेव का आभासी फल ए अनुलंब काट, बी अनुप्रस्थ काट। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15, विषुसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? उत्तर, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विषुसन कहलाती है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विषुसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकायुक्त पौधे पर ही परागण हो। प्रश्न नंबर 16, यदि कोई व्यक्ति वृद्धकारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अभिनेषक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? उत्तर, वृद्धि कारकों के प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे क्योंकि यह बीज रहित होता है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17, परागकण वित्तीय रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पुकेसन के परागकोश में प्राय 4 लघु बीजाणुधानी
बनती है। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी 4 पर्वों वाली भित्ति से आवृत होती है। बाहर से भीतर की ओर इन्हें क्रमशः वहा त्वचा, अस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम कहते हैं। वहाँ 3 परतें लघु बीजाणु धानी को संरक्षण प्रदान करती है और स्फुटम की सहायता करती है। सबसे भीतरी टेपिटम परत की कोशिकाएं विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एपिडर्मिस, इंडोडेसियम, मिडिल लेयर्स, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टेप्टम, कनेक्टिव टेसी, एपिडर्मिस, इंडोडेसियम, स्पोंजिनियस टिश्यूज, टेप्टम, मिडिल लेयर। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र ए, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का रेखाचित्र तथा बी, लघु बीजाणु धानी का विस्तारित परिदृश्य। प्रश्न नंबर 18, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? उत्तर, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, असंग जनन कहलाती है। असंग जनन के गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनःसंयोजन नहीं होता है, अतः इसमें पौधों के लाभप्रद गुणों को अनिश्चित समय पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।